दोपहर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम के भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश को देंगे 13,430 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बिहार में सम्राट चौधरी और तेज प्रताप समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन आज। चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए अमित शाह का आज बिहार दौरा भी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे में सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के दानापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित होगी। बिहार के विकास को मिलेगी बड़ी गति। दीपावली और छठ पूजा के समय होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर कुछ दिनों के लिए बड़े रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। और अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के अवसर पर राम की पेड़ी पर लेजर और लाइट शो का परीक्षण आयोजन किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य मुख्य कार्यक्रम से पहले तकनीकी और दृश्य प्रभावों की जांच करना है। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत भी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थान में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में निर्मित शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा भी किया। इस अवसर पर उन्होंने ध्यानमग्न मुद्रा में स्थापित शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां बीजेपी की ओर से सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के घोषित किए जाने के बाद अब बीजेपी की नजर कैंपेनिंग पर है। लिहाजा आज बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने दानापुर में एक जनसभा को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने यूपी और बिहार को एक साझी विरासत बताई और लालू परिवार पर जमकर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है, जहां पार्टी ने नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी की इस फाइनल लिस्ट में चिरैया से लालू बाबू प्रसाद गुप्ता, बीणा देवी कोचाधामन सीट से सतीश कुमार यादव राघोपुर से और मुरारी पासवान पीरपेंती से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची के साथ ही पार्टी ने अपने खाते की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बदायूं में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत वह श्रेष्ठ भारत है जिसे दुनिया के सारे देश देख रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर भी राष्ट्रगान के साथ तिरंगा
फहराया जाता है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने पर भी अग्रसर है। स्वदेशी की बात माने मोदी जी ने भी कही कि हालातों में कही मैं विदेश नीति पर ज्यादा तो नहीं बोलता क्योंकि जितना हम लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज का भारत वो भारत नहीं है तो दुनिया की तरफ निराशा भरी आंखों से देखे। वो भारत 2014 से पहले का भारत था। आज का भारत वो भारत है कि दुनिया के देश भारत की ओर निगाह उठाकर देखते हैं कि भारत को क्या हो गया है। इतनी तेजी के साथ आदरणीय भाई राजीव गुप्ता जी बोल रहे थे कि हम खस्ता हालत में थे, लेकिन अंग्रेजों ने जिन्होंने हम पर आज राज किया, शासन किया, उन अंग्रेजों के देश को हमने इतनी जल्दी पीछे छोड़ दिया। उनके ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, तब टॉप 5 में आए थे, उन्हें छठे स्थान पर धकेल दिया। लेकिन आज भारत केवल 5वें स्थान पर नहीं, चौथे स्थान पर है और तीसरे स्थान की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हम टॉप 3 में दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 3 की अर्थव्यवस्था होंगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की ओर से लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बसपा केंद्रीय कार्यालय में आज बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 9 अक्टूबर को हुई राज्यव्यापी महारैली की सफलता पर चर्चा की जा रही है। खुद मायावती इस बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में आगे की रणनीति और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई है। 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव के अवसर पर राम की पेड़ी पर लेजर और लाइट शो का परीक्षण आयोजन किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य मुख्य कार्यक्रम से पहले तकनीकी और दृश्य प्रभावों की जांच करना था। अयोध्या प्रशासन ने बताया कि इस दौरान लेजर लाइटिंग, ध्वनि प्रभाव और प्रोजेक्शन तकनीक का परीक्षण किया गया ताकि दीपोत्सव के दिन पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर और आकर्षक अनुभव मिल सके। तो देखिए एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या एक बार फिर रोशनी के महासंगम की साक्षी बनने जा रही है। 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में इस बार भव्यता और दिव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। राम की पेड़ी पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं साकेत महाविद्यालय से निकलने वाले शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र होगी। इस बार शोभा यात्रा में 21 झांकियां शामिल होंगी जिन्हें साकेत महाविद्यालय परिसर में तैयार किया जा रहा है। 7 झांकियां पर्यटन विभाग की होंगी जिनमें रामायण के प्रसंग बालकांड से लेकर लंका कांड तक दिखाए जाएंगे। वहीं 14 झांकियों में देश, प्रदेश और अयोध्या में हुए विकास कार्यों की झलक पेश की जाएगी। कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से इस वर्ष की शोभा यात्रा पहले से अधिक भव्य होगी। दीपोत्सव में कुल 21 झांकियां निकलेंगी, जिसमें कि हर जो संस्कृति विभाग की है उसमें रामायण के हर प्रस्तर के 7 झांकियां होंगी जो उनको शो करेंगी। उसके अलावा सूचना विभाग की 14 झांकियां रहेंगी जो कि जो यहाँ पे विकास हो रहा है या प्रदेश के जो में विकास हुआ है उसको प्रदर्शित करेंगी। तो कुल 21 झांकियां इस बार दीपोत्सव में सुबह साकेत महाविद्यालय से निकलना सुनिश्चित किया जा रहा है। दीपावली और छठ पूजा के समय होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर कुछ दिनों के लिए बड़े रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। टिकट काउंटर के साथ ही मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरोली चौराहे के पास मौर्य ट्रेडर्स प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने छापेमारी करते हुए 21 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाइयां बरामद की हैं, जहां कानपुर की मिलावटी मिठाइयों को दीपावली के त्योहार में खपाने की तैयारी थी। मौके से कानपुर की दुकान का पर्चा के रूप में बिल भी बरामद किया गया है, जिसे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिले के खाद्य विभाग को लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि जिसके कारण पुलिस के साथ खाद्य
खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा और प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदय तथा शासन की ये मंशा है कि आम जनता को शुद्ध, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से हम जनपद में 2 टीमें तैनात कर लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। कल हमको जो है बर्फी वो जालौन की बनी थी वो मिली थी, उसका नमूना हमने कराया, वो सील्ड पैक था। और छेने का था, सोन पापड़ी थी, बर्फी थी, 6 नमूने इस प्रकार हमने वहाँ से कलेक्ट किए। अब तक हम जो है 60 नमूने संग्रहित कर चुके हैं और लगभग 5.2 कुंटल के खाद्य पदार्थ जब्त कर चुके हैं, जिसकी मानित कीमत 84,230 लगभग है। और इसी प्रकार हम जो है कुछ जो अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहते हैं, खाद्य पदार्थ पेरिशेबल नेचर के होते हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो उन खाद्य पदार्थ अस्वच्छता मतलब अस्वच्छकर है और हाइजीन अच्छी नहीं है, उनको इम्प्रूवमेंट खाद्य कारोबार कर देते हैं और वो खाद्य पदार्थ हम नष्ट करते हैं। शाहजहांपुर में आज स्वदेशी मेले में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करना है। इस डांडिया नाइट में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता सहित अन्य महिलाओं द्वारा डांडिया नाइट का एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग संगीत, नृत्य और उल्लास का अद्भुत संगम रहा। इस मौके पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 5 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जो है जनपद में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें स्वदेशी उत्पादों का जो है हम प्रमोशन कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे जो शाहजहांपुर में और हमारे देश में जो गृहिणियां हैं वो दिवाली के टाइम पर लोक नृत्य एंजॉय करती हैं और शॉपिंग भी करती हैं। तो हमने शॉपिंग बढ़ाने के लिए जो है उनको और प्रेरित करने का एक तरीका निकाला है। तो हमने आज डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज की है। तो सभी गृहिणियों को, लेडीज़ ओनली को शाहजहांपुर में यहाँ इनवाइट किया गया है कार्यक्रम में कि यहाँ पे सब डांडिया का खेल खेलेंगे और जो स्वदेशी उत्पाद है उनको परचेज करेंगे। तो इससे हमारा लोक नृत्य, लोकगीत और साथ साथ में हमारा स्वदेशी तीनों प्रमोट होते हैं। इसके अंदर जो जो गृहिणियाँ अच्छा परफॉर्म करेंगी दिवाली के और धनतेरस के, उसमें उनको गिफ्ट के रूप में टीवी, फ्रिज और कई उत्पाद जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसे वो घर ले जाकर यूज़ कर सकती है। तो ये एक मौका है और वैसे भी हमारे जो परंपरा है उसमें जो है मिलना, खेलना ये सब चलता रहता है। तो इससे अच्छा मौका हमारे देश में गृहिणियों को क्या मिल सकता है कि अपने दोस्तों के साथ आएँ और एंजॉय करें, परचेज भी करें, परफॉर्म भी करें और लोकल जो हमने यहाँ पे डिशेस रखी है उनको एंजॉय भी करें। इसीलिए ये हमने ऑर्गेनाइज कराया है। जो है जनपद में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री सलिल कुमार मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। सड़कें और पुलों के साथ आधारभूत संरचना में बड़ा सुधार हुआ है। अपराधियों और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई से शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति से लोगों में विश्वास बढ़ा है। फतेहपुर में दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन अवैध पटाखा और बारूद भंडारण के खिलाफ पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। फतेहपुर जिले में 17 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे जब्त कर 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएफओ जसवीर सिंह ने बताया कि दीपावली के मौके पर सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी है। आतिशबाजी के भंडारण, परिवहन और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान जारी रहेगा और कहीं भी अवैध आतिशबाजी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आगामी त्योहारों के जो दृष्टिगत ये आतिशबाजी के भंडारण, परिवहन और जो है बेचने के संबंध में लगातार कार्रवाई, जांच, जो है जागरूकता अभियान और निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ विधिक कार्रवाई पुलिस और प्रशासनिक साथ में फायर सर्विस के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें 17 कुंटल जो है ये अनाधिकृत स्टोरेज और जो किया गया था वो जब्त किया गया है और 15 जगह मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।
मथुरा में हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में खादी महोत्सव के उपलक्ष्य में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि इस बार स्वदेशी समाज से दिवाली मनाएं और देश के कारीगरों की खुशियों में अपना योगदान भी दे। ये संदेश यहाँ टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है। ये कार्यक्रम 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम एवं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी एवं ग्रामोद्योग की 40 दुकानें लगाई गई हैं। ब्रिज बिहार वाटिका में गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया गया है। ये पूरे भारत में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं हस्तशिल्प मंत्रालय द्वारा, और ये मथुरा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है और हमारे हस्तशिल्पियों के लिए भी कि वे मथुरा में आते हैं, अपने सामान को बेचते भी हैं और साथ साथ में मथुरा में जन्मभूमि का और अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन भी करते हैं और यहाँ आने के लिए लोग लालायित रहते हैं। हमारा वुलन का काम है, उत्तराखंड से है और काफी बिक रहा है हमारा, अच्छा है, कस्टमर भी हैं और पसंद कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए हैं कोई तो सामान उन्होंने अलग अलग लगाया है, बहुत अच्छा मतलब सेल हो रही है। मैं एक ट्रेडिशनल तंजौर पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और मेरा ये सारा हैंडमेड है और ये जो पेंटिंग है मेरी ये साउथ की पेंटिंग है, ट्रेडिशनल तंजौर गोल्ड पेंटिंग कहते हैं। इसमें 22 कैरेट प्योर गोल्ड पत्तियाँ लगाई जाती हैं, तो ये साउथ का आर्ट है और मैं ये मथुरा में आया हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इधर और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत देख रहे हैं उस मेरे आर्ट को और बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं लोग इधर के मथुरा के। भारत सरकार ने हाल ही में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की दरों को कम करने का बड़ा फैसला किया है। इस कदम के तहत अधिकांश मेडिकल डिवाइस पर टैक्स दर 18% और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी उपकरण और डायग्नोस्टिक किट जैसे घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं। ये जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू हो गया है। इस बदलाव से देश भर के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संभल पुलिस की एक टीम ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के निवास स्थान पर छानबीन की। ये कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई। टीम ने जावेद हबीब से संबंधित सभी दस्तावेज और सबूत एकत्रित किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के तहत सभी पहलुओं की विस्तार से पड़ताल की जाएगी ताकि मामले में वास्तविक तथ्य सामने आ सके। जावेद हबीब के आवास पर पुलिस की छापेमारी पर एसपी के विश्नोई ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि उनके साथ बड़े लेवल पर एक फ्रॉड हुआ है। जांच में पाया गया कि जावेद हबीब, उनके बेटे और सैफुल्लाह नामक 3 लोगों का नाम सामने आया। पुलिस सर्च वारंट के साथ दिल्ली पहुंची। वे उस वक्त अपने आवास पर नहीं थे, जहां पुलिस अब इनकी तलाश में मुंबई भी जाएगी। जनपद संभल के थाना राजशक्ति क्षेत्र में आज से कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया। उनके साथ बड़े लेवल पे एक फ्रॉड हुआ है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया जांच करने पे जावेद हबीब, उनके बेटे अनौस और सैफुल्लाह नाम के 3 लोगों के द्वारा इसमें फ्रॉड करना प्रकाश में आया था। उसके बाद से अभी तक कुल 50 से अधिक लोग हैं वो पुलिस को अप्रोच किया। उनमें 33 अभियोग है वो पंजीकृत किए गए हैं। जनपद पुलिस द्वारा जावेद हबीब और उनके बेटे को विभिन्न एविडेंसेस के साथ में यहाँ प्रस्तुत होने के लिए बताया गया था। 12 तारीख का समय दिया गया, लेकिन उनके द्वारा वकील के द्वारा यहाँ आए गए और उनके द्वारा बताया गया कि सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो अधिकार है उनको, कि वो स्वयं को सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, स्वयं के खिलाफ सबूत है वो स्वयं नहीं दे सकते हैं। इस तरीके की बात उनके द्वारा की गई है, जो कि पूर्णतया ठीक नहीं है। इसलिए जनपद संभल की पुलिस के द्वारा सर्च वारंट लिए गए। सर्च वारंट कंपिटेंट कोर्ट से लेने के बाद में आज संभल पुलिस है और
दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में उनके आवास पे जावेद नहीं पाए गए हैं। संभल पुलिस है वो मुंबई भी जाएगी और जहां जहां पे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इनसे पूछताछ करने के लिए आवश्यक कदम है वो सारे उठाए जाएंगे। चलिए यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहराइच के करतनिया घाट वन सेंचुरी के निशान गाड़ा रेंज अंतर्गत नवीन पुरवा में जगत राम थारू के घर में घुसे तेंदुए के शावक को 20 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर इसे पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। वन अधिकारी करतनिया घाट सूरज कुमार ने बताया कि जंगल के बीच बसे थारू जगत राम के घर में दरवाजा न होने के चलते घर में तेंदुए के शावक पहुंच गया था। जाल व पिंजड़े के लगाने के बावजूद शावक पकड़ने में करीब 20 घंटे से अधिक का वक्त लगा। ट्रैंकुलाइज करने के बाद शावक को पकड़ा जा सका। तेंदुए ने 2 लोगों को घायल भी किया, जिसे अब निशानगाड़ा रेंज में रखा गया है। जो सुबह खबर मिली कि निशानगाड़ा रेंज में ग्रामपुर और मजरा में हमने मॉडल टीम को भेजा अपनी और देखा कि जो है घर में ट्रंक के अंदर जो है नीचे की तरफ और ये भी पाया गया कि घर में कोई दरवाजा वगैरह नहीं था। तो इस तरह से वो सुबह आ गया होगा किसी तरह से अपना किया। तो हम लोगों ने अपनी पूरी टीम लगा करके ये प्रयास किया कि पहले पिंजरा लगाया जाए, पिंजरे को हमने सेट किया, जाल वगैरह हमने लगाया और ये कोशिश की कि वो डिस्टर्ब करके अपने आप पिंजरे में आ जाए। पिंजरे हमने बेड भी माना था लेकिन वो हम लोग काफ़ी प्रयास किया गया पिंजरे में नहीं आया। फिर हम लोगों ने लास्ट रिजॉर्ट के तौर से ट्रैंकुलाइजिंग करके शावक अभी छोटा है तो अभी तो हम इसको जो है रखेंगे अपने ऑब्जर्वेशन में, जिस तरह से जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे किया जाए। अमेठी में राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ द्वारा खादी महोत्सव 2025 के स्वदेशी थीम के तहत लोक शिक्षण जानकारी दे दें कि कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय सेमिनार में निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई उद्योग से जुड़े लोगों ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए संबोधित किया। इस दौरान राज्य खादी और ग्रामोद्योग के निदेशक डॉक्टर नितेश धवन ने बताया कि खादी महोत्सव के तहत एक लोक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पॉलिटेक्निक के छात्र और छात्राएं शामिल हुई हैं। इसका उद्देश्य है कि खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं का लाभ उठाकर कैसे उद्यमी बना जा सकता है। ये खादी महोत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने आज CTED सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में एक लोक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां पे पॉलिटेक्निक के छात्र ट्रेनीज उपस्थित हैं और इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। परिचर्चा यानी सेमिनार के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाकर कैसे वो एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, उस बारे में उन्हें जागरूक करना। साथ ही साथ जैसा खादी महोत्सव चल रहा है, स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर कैसे वो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में उन्हें सेंसिटाइज करना था। और इसके साथ ही साथ सेमिनार के साथ हम लोगों ने एक डिबेट कंपटीशन भी रखा है। उसके पहले एक निबंध प्रतियोगिता जो स्वदेशी की थीम पर ही, स्वदेशी विषय पर ही रखी गई थी, उसका भी आयोजन किया है। खादी महोत्सव का जो कार्यक्रम है ये विलेज KVIC के सपोर्ट से यहाँ पे आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे जो पॉलिटेक्निक और यहाँ इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनको जो स्कीम्स के बारे में अवेयर करना, उनके अंदर उनको मोटिवेट करना कि किस तरह से वो हर घर स्वदेशी पूरा उसके बारे में चीज़ों को अपनाएं, इसी के आयोजन किया जा रहा है।
और अब खबर फिरोजाबाद से बता रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको जो जानकारी है दी जा रही है। फिरोजाबाद में महात्मा गांधी बालिका डिग्री कॉलेज और जिला सेवा योजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में वृद्ध पिंक जॉब फेयर 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात, दिल्ली सहित कुल 15 स्थानीय 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया। 400 से अधिक बालिकाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जहां जिला सेवा योजना अधिकारी खुशबू शाक्य ने कहा कि तीनों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे विदेशों में भी जॉब के अवसर लोगों को मिल सके। एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार पिंक जॉब फेयर का आयोजन जो है एमजी इंटर कॉलेज, एमजी डिग्री कॉलेज में जो है किया जा रहा है, और ये इस तरीके का पहला मौका है जब बृहद लार्ज स्केल पे जो है केवल गर्ल्स के लिए पिंक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारी 15 कंपनीज ने जो है पार्टिसिपेट किया है, जो गुजरात से लेके दिल्ली एनसीआर से, और 4 कंपनीज जो है हमारी लोकल आई हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया और बच्चियों को जो सेलेक्ट हुई है उनको जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तो जॉब फेयर वो भी निःशुल्क बच्चों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि बहुत सारी महिलाएं निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं समाज में जो कहीं ना कहीं अवसरों से वंचित है, या तो उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, या जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, जिसको ध्यान में रख करके ये मेरी समझ से फिरोजाबाद में पहली बार ये पिंक जॉब फेयर, क्योंकि महिलाओं की उसमें लगाया गया है। यहाँ पर हमारे बीच में 16 कंपनियां आई हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को, क्योंकि 2500 लगभग जॉब यहाँ पर है, और ये माननीय प्रधानमंत्री भी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति चल रहा है, उसको भी ध्यान में रख करके हमने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर इनकी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो शारीरिक स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे लगता है आर्थिक स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रख करके कि वो अपने आत्मनिर्भर बने, अपने लक्ष्य को पहचाने और अपने सपनों को साकार करें। और अब खबर गाजियाबाद से, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने मायूस लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से जो खुशी है लौटा दी है। शहर के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने लगभग 35 लाख कीमत के 150 मोबाइल फोन रिकवर कर उनके स्वामियों को वापस सौंप दिया है। पुलिस उपायुक्त नगर धवल जायसवाल ने बताया कि मोबाइल बरामदगी का ये अभियान CIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर चलाया गया था। पुलिस टीमों ने तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रैकिंग के माध्यम से इन मोबाइल को बरामद किया है। पुलिस ने जिन नागरिकों के मोबाइल मिले हैं उन्हें बुलाकर पुलिस की मौजूदगी में फोन वापस सौंपे गए। अपने मोबाइल फोन पाकर लोगों ने गाजियाबाद पुलिस का आभार व्यक्त किया है और उनकी सराहना की है। जनपद गाजियाबाद में नगर जोन की सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए आज 150 मोबाइल रिकवर किए हैं, जो अलग अलग स्थानों से या तो गायब हुए थे या चोरी किए गए थे, और आज जो उनके वास्तविक स्वामी हैं उनको वो मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। इन मोबाइल की बाजार कीमत 30 से 35 लाख रुपये है, और इनके जो वास्तविक स्वामी हैं आगे को बुला करके उनको मोबाइल सुपुर्द किया गया है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए पूरी सर्विलांस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की। 9 महीने पहले मेरा फोन चोरी हुआ था। आज फ़ोन मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा, बट इन्होंने फ़ोन सर लोगों ने ढूंढ के दिया है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरा फ़ोन 10 फरवरी 2025 को खोया था। गोविंदपुरम से आ रहा था मैं काम करके, तो रास्ते में कहीं गिर गया था, उसके बाद मिला नहीं। CIR उस पर पोर्टल पे जो है अपना कंप्लेंट लिखाई थी, तो इन्होंने जो है पुलिस विभाग ने ढूंढ के दे दिया है, और मैं इसके लिए बहुत थैंक यू हूँ। 2025 को रात के टाइम मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे थे, तब सडनली उनका फ़ोन गिरा या किसने स्नैच किया, क्योंकि रास्ता पता नहीं चला, उस समय मिस हो गया। मैं कहूँगी थैंक्स अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर पुलिस। ये उन्हीं की अवेयरनेस है, पुलिस की अवेयरनेस है कि मुझे 20-22 दिन में मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। और अंत में एक नज़र एक बार फिर से आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम के भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश को देंगे 13,430 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बिहार में सम्राट चौधरी और तेज प्रताप समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन आज। चुनावी रणनीति को और धार देने के लिए अमित शाह का आज बिहार दौरा भी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे में सस्पेंस बरकरार है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के दानापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित होगी, बिहार के विकास को मिलेगी गति। दीपावली और छठ पूजा के समय होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर कुछ दिनों के लिए बड़े रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। और अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के अवसर पर राम की पेड़ी पर लेजर और लाइट शो का परीक्षण आयोजन किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य मुख्य कार्यक्रम से पहले तकनीकी और दृश्य प्रभावों की जांच करना है। इस खास बुलेटिन में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।